गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही? ओके। आई होप, मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए और जल्दी से जो आपका टारगेट है, सपना है, उसको आप जल्द से जल्द अचीव करिए। ठीक है, चलिए। नाउ टुडेज माय टॉपिक साइमन कमीशन। जैसा कि साइमन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। आपको पता है ये देश गुलाम था, ये देश को गुलाम बनाया गया था। सोचिए एक समय ऐसा था, यही भारत गोल्डन बर्ड कहलाता था। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ मेरी कमियां रहीं, जिसके कारण लोगों ने हम पे कब्जा किया, हमको गुलाम बनाया। हो सकता हो एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो, एक संस्कार की कमी हो, एक उत्तरदायित्व की कमी हो, तो कुछ न कुछ कमी रही, इसको हमें मानना पड़ेगा और आगे चल कर के इस कमियों को दूर भी करना है कि आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि ये साइमन कमीशन आते तक भारतीयों के अंदर कहीं न कहीं अवेयरनेस जग चुका था। ये सुनो, और जैसा कि आपको पता है कि साइमन जो कमीशन था, साइमन कमीशन देखिए उन्होंने किया क्या कि 1927 and 28 अलग अलग किताबों में, किसी किताब में 27 की बात की गई, किसी किताब में 28 की भी बात की गई है, तो हमें दोनों बातें रखना है। ये सुनो, हुआ क्या आपको पता है? मैंने बताया कि साइमन है कौन। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने भारतीयों से एक बात कही जो बड़ी अच्छी बातें थी कि मैं आपको एक संविधान देना चाहता हूं, मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहता हूं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1919 का, भारत शासन अधिनियम जिसको कहते हैं, भारत शासन एक्ट। ठीक है, पूरी बातें इन्होंने कहा है, इनकी बातों को हमने एक्सेप्ट किया है। यह सुनो, इन्होंने कहा कि मैं भारत को एक संविधान देना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, हो सकता है कि इससे हमारा जनजीवन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजन, कल्चरल, जो भी स्टेप हो, सब स्टेप में सुधार हो जाए, कहीं न कहीं अंग्रेजों के अत्याचार से हम बच जाए, जो हमारी ज़मीनें, लैंड लोगों ने कब्जा किया है वो वापस हो जाए, जो हमारे लोग जेल में बंद हैं वो छूट जाए। यस ना, बहुत सारी बातें हम सोच रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी? इसकी समीक्षा होगी। इसकी समीक्षा मतलब वैल्यूएशन, इसको जांचा जाएगा कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। ये सुनो, देखिए हर पहलू का 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। ये सुनो, दोनों पार्ट होता है बेटा। तो इन्होंने कहा कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके फादर, आइसक्रीम आपने खाया होगा कि नहीं खाया होगा? सर खाया होगा। तो आइसक्रीम कई फ्लेवर का मिलता है। तो जैसे मेरी दादी थी, उनको करेला वाला फ्लेवर बड़ा पसंद था। बाकी अब करेला का फ्लेवर जानते हैं, थोड़ा सा मीठा, तो थोड़ा सा तीखा भी होगा। मीठा इसलिए होगा कि उसका एक फॉर्म आइसक्रीम का दे दिया नाम। तो मैं उनका नाती, तो उन्होंने मेरे लिए भी पैक करा दिया, मेरे भाई के लिए पैक करा दिया। तो 4-5 ऐसे लाई घर में। जब लाई तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया। हम छोटे छोटे थे, 7-8 में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि हमने तो खा लिया। जैसे हमने मुंह में डाला, पहली बार मुंह में लगाया, वो करेले की खुशबू आ गई। तो हमने कहा यार करेला कौन खाएगा, ये बेकार, हम नहीं खाते हैं करेला। तो इस प्रकार मेरे कहने का सेंस ये है
कि वो 5 लाई थी तो वो 1 खाई हैं, बाकी 4 फेंक दिया गया। तो उनके दिमाग में ये बात काज कर गया, क्योंकि घर की मुखिया थी, कि हम वही चीज ले जाएंगे जो पूरे परिवार के लोग बैठ के एक साथ खा लें। ये सुनो, तो कहने का मतलब यहां ये बात कही गई थी कि जो संविधान में दे रहा हूं, घटना को लिंक करिए, जो संविधान में दे रहा हूं, अगर 100 पीपल्स में से अगर 80 कह देगा कि संविधान मेरे लिए गुड है, मेरे लिए पॉजिटिव है, तो संविधान लागू होगा। अगर 80 कह देगा कि संविधान मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो संविधान लागू नहीं होगा। यही बात इन्होंने कहा था कि 10 साल समीक्षा, जो 10 साल बाद यही बात होगी। ये सुनो, 10 साल बाद इसी की बात को चेक करना था। तो 19 + 10 = 29। क्लियर? ये बात सब वो ब्रिटिश पक्ष की ओर से हो रही है, मेरी ओर से कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ब्रिटिश पढ़े लिखे हैं। तो इन्होंने कहा, तो फिर इन्होंने कहा, आपको पता है ब्रिटेन में 2 पार्टी है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ये सुनो, कंजर्वेटिव पार्टी जो नेता है लॉर्ड चर्चिल है, लॉर्ड चर्चिल साहब है, और इनके क्लीमेंट एटली साहब है, क्लीमेंट एटली साहब है। और आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं, आपको मैंने जब गांधी एरा पढ़ा रहे थे तो मैंने एक बात बेटा आपको बताया था बहुत स्पष्ट शब्दों में, कि उस समय जो हिंदुस्तान के लोग, जैसे आज हमारा भाई ITN अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, विदेश में जाता है जॉब करने, बहुत गुड जॉब, ये सुनो, हेल्दी जॉब करने जाता है। लेकिन कल तक के कंसेप्ट हमारे समाज में नहीं था। तो हमारे समाज में क्या था कंसेप्ट? एक बधुआ मजदूर का कंसेप्ट था। लोग परिवार को चलाने के लिए विदेश जाते थे, क्या बन करके? ITN नहीं बन के जाते थे, एक मजदूर बन के जाते थे, एक कामगार बन के जाते थे। तो जाते थे तो कहाँ जाते थे? उस समय मैक्सिमम 2 जगह होता था, या तो इंग्लैंड जाते थे या तो साउथ अफ्रीका जाते थे। ये 2 कंसेप्ट ही होता था, बाकी अदर कंट्री में कोई जाता नहीं था। बहुत सारे कंट्री का डेवलप भी नहीं हो पाया था उस समय में, ठीक है। और तो अब हुआ क्या कि जो व्यक्ति, भारत का व्यक्ति इंग्लैंड गया, तो कहीं न कहीं उनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजन चीज़ें अलग अलग हैं, हमारी अलग है, हमारा इन्वायरमेंट अलग है, आपका इन्वायरमेंट अलग है। तो हुआ क्या, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम दिल्ली गए, दिल्ली आप जाते हो, तो हमारे यहाँ उसको लौकी बोलते हैं। तो दिल्ली की सब्जी मंडी में जब मैंने कहा कि मुझे लौकी दे दो, तो समझ गया कि अभी उल्लू बन जाएगा, ये है यूपी वाला। तो वहां पे उसका शब्दावली वर्ड्स क्या थे? घिया, वहां उसको लोग घिया कहते थे। और एक बार सब्जी मंडी में टहल रहा था, तो वहां हुआ क्या, सीताफल, सीताफल, ये मुझे पता ही नहीं था सीताफल क्या होता है। हमें तो ये कंसेप्ट था कि 14 वर्ष वनवास में जो खाते थे वही मिल रहा है, चला जाए देखा जाए सीता माँ ने क्या खाया था। तो ये जो कद्दू हमारे यहाँ होता है, जिसको हम कद्दू कहते, कद्दू दे दो 1 किलो 2 किलो जो भी, तो कद्दू को सीताफल कहते हैं। तो वहाँ का कल्चर अलग था, हमारा कल्चर अलग था, ये सुनो। लेकिन हमने सीखा और अगली बार हमने गलती नहीं किया। सेम उसी प्रकार जब यहाँ के बधुआ मजदूर इंग्लैंड में कुछ रुपया कमाने गए, काम खोजने गए, तो धीमे धीमे कहीं न कहीं मैंने उनका कल्चर सीखा और उन्होंने मेरा कल्चर सीखा। तो क्लीमेंट एटली की आवाज़ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्लीमेंट एटली ने स्पष्ट बोला था, यार भारतीय इतने गंदे नहीं हैं, भारतीय तो अच्छे हैं। जैसे कि अभी तक उन्होंने जो यहाँ से खबर गई थी, रिपोर्ट गई थी, भारतीयों को गुलाम बनाया गया है, भारतीय ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम प्रकार के आरोप लगाया। क्लीमेंट एटली का कहना था भारतीय बहुत अच्छे होते हैं, इनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये सुनो। लेकिन इन्होंने क्या कहा, और दूसरी बात आपको पता है बेटा कि कहीं ना कहीं जब भी, जैसे एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी, ये सुनो, तो चुनाव से पहले
सभी लोग अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है एंड अदर जो भी पार्टियाँ हों, सभी लोग। तो जैसे कि भाजपा वालों ने मैनिफेस्टो जारी किया कि अगर मेरी सरकार बनी तो लखनऊ में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी। सपा ने कहा हमारा होगा तो पूरे लखनऊ में घर घर मेट्रो दौड़ेगा। तो जो मैनिफेस्टो वादा किया, यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ था। लॉर्ड चर्चिल साहब का भी मैनिफेस्टो सामने आया था, क्लीमेंट एटली साहब का भी मैनिफेस्टो आया था। क्लीमेंट एटली ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, बेटा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो यकीन मानिए सबसे पहले हम सरकार बनते ही कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, सबसे पहले मैं भारत को स्वतंत्रता के बारे में सोचूंगा, भारतीयों को फ्रीडम के बारे में सोचूंगा। इन्होंने मैनिफेस्टो में अपना पहला पॉइंट यही लिखा था। और याद करिए परिणाम क्या हुआ कि धीमे धीमे लोग कहीं न कहीं ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की पहचान बनती जा रही थी। लोग खुद मिल रहे थे। क्लीमेंट एटली की पहचान चारों तरफ होने लग रही थी। ठीक है, अब इनको डर लगा कि अगर सत्ता इनके हाथों में आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। हुआ क्या, इन्होंने ऑन द स्पॉट क्या किया, एक जस्टिस थे जिसको आप कहते हैं जॉन साइमन, इनके अंडरटेकिंग में इन्होंने 7 मेंबर का एक ग्रुप बनाया और इनका ये काम था जिसको आपको कहते हो, इसी को आप कहते हो साइमन कमीशन को। इसीलिए आप कहते हो साइमन कमीशन को ही दूसरा नाम है व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन, इसको आप व्हाइट कमीशन भी कहते हो। व्हाइट कमीशन इसलिए बेटा कहते हो कि जितने भी लोग थे सभी लोग अंग्रेज थे। तो 7 मेंबर इन्होंने रखा और सातों इन्होंने किसको रखा, इंग्लिश मैन या व्हाइट मैन को रखा। इस बात को जब मार्केट के लोगों ने जाना, सभी लोगों के कानों तक ये खबर गई, तो भारतीय नेताओं ने अपना अपमान समझा कि आप हमारे देश में हमारा विकास करना चाहते हैं। अच्छी बात है, वेलकम है आपके इस सोच को, वेलकम मैं कहता हूं। लेकिन आप हमारा विकास कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे आप इन्वायरमेंट नहीं जानेंगे, हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजन, कल्चरल चीजें नहीं आपको पता है। क्योंकि आप ब्रिटेन के रहने वाले, हमारे यहाँ ठंड कितनी पड़ती, 2 रजाइयाँ कम पड़ जाती। तीसरा भी मौका रहता, कोई कह दे लेबर रजाई लेंगे रजाई तो हाँ दे दीजिए, बड़ा वेलकम है। लेकिन इंग्लैंड के वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ लगभग सेम डे सेम इन्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है। तो अगर वो किसी भारतीय को नहीं रखे, अब बिना रखे अगर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन बेटा क्या होगा, गलत होगा ही, निश्चित गलत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारतीयों ने अपमान समझा, तो हमने यही कहा कि साइमन गो बैक। क्या कहा हमने, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। हमने विरोध, जोरदार तरीके से हमने विरोध किया, हर जगह हर पैमाने से विरोध किया, क्योंकि आप विदेश, आप मेरा विकास करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं आपकी जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं। अरे यार, आप मेरे जीवन के बारे में आपको पता नहीं तो कैसे लिख पाओगे। अगर मेरे बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो अजीत जी, तो सबसे पहले मेरे 4 जनरेशन पीछे जाना होगा कि मेरा सोशल स्टेटस क्या रहा, उसके बाद क्या रहा, उसके बाद क्या रहा, उसके बाद मेरे पिता रहे, उनके स्टेटस आपको जानना होगा, तब जाके मेरे स्टेटस को भी जानना होगा, तब तो कलम आपकी चल सकती है। अन्यथा आप जो भी लिखेंगे वो सब गलत लिखेंगे। ये सुनो, तो वही भारतीयों ने क्या किया, इनका बड़े पैमाने बेटा क्या किया, विरोध किया। उसके बाद इतना ही नहीं, देखिए लगभग ये 1927 के दौरान मद्रास में, चेन्नई नहीं मद्रास लिखना होगा, चेन्नई बहुत लोग लिख देते हैं, मद्रास लिखना होगा। मद्रास में कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था, ठीक है, कांग्रेस का, उसके जो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस का एक सेशन था, कांग्रेस का क्या था,
सेशन था, इसके जो प्रेसिडेंट थे अंसारी साहब थे, ठीक है। जब ये बात अंसारी साहब को ही पता चली तो अंसारी साहब ने भी इस बात को ऐलान किया कि लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, ईसाई कांग्रेस, सब मुस्लिम लीग, सबको लेकर के हम साइमन का विरोध करेंगे। उसके बाद वहाँ भी साइमन गो बैक के नारे लगे। उसके बाद होता क्या है बेटा, उसके बाद लगभग 3 फेब को ये कहाँ जाते हैं, ये लखनऊ पहुँचते हैं। कहाँ? लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में भी इनका वेलकम जिंदा मुर्दाबाद से हुआ, काले झंडे फ्लैग दिखा के हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगा के हुआ, वहाँ भी हुआ। लेकिन यहाँ बेटा एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है कि जब साइमन लखनऊ पहुँचा तो लखनऊ में उसका विरोध हुआ। तो इस विरोध में 2 भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम बताइए। उनका पहला नाम है PTJL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे का नाम है GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत। इन 2 प्री में कई बार सवाल आया है कि लखनऊ में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया साइमन के विरोध में। तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद आपको याद होगा ये साइमन कहाँ की तैयारी किया, साइमन बम्बई गया, बम्बई में भी विरोध हुआ। जहाँ जहाँ साइमन गया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगे। हमने विरोध बड़े पैमाने पे किया कि हम नहीं रहने देंगे, हम नहीं करने देंगे तुम्हें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय नेताओं का अपमान किया था और इसको हम सह नहीं सकते। उसके बाद हुआ क्या, अंततः साइमन कहाँ पहुँचा, लाहौर पहुँचा। कहाँ पहुँचा? लाहौर पहुँचा। लाहौर का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका राजपूत, आपका प्रिय नेता लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऐसा नेता थे, उनकी एक वाणी मुझे याद आती है। क्या देश प्रेम था उनके अंदर, ये मैं गुहार लगा के कहना चाहता हूं, देश प्रेम सबके अंदर वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी मौत देश प्रेम के लिए होनी चाहिए, देश के लिए लड़ते लड़ते होनी चाहिए। मैं बंद कमरे में नहीं मरना चाहता हूं, मैं देश, अपनी जनता, अपने भाइयों, अपने परिवार के बीच में रहना चाहता हूं। और एक बात और उन्होंने कहा था कि मेरी मौत से लोग सीखें, मेरी मौत से लोग सीखें। अंत में उस समय लाला लाजपत राय की तबीयत भी खराब थी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। देश प्रेम का ज्वाला उनके अंदर, उन्होंने जो ज्वाला अपने हाथों में उठा लिया था, इस चक्कर वो कभी आराम नहीं कर पाए। देश की आज़ाद कराने के चक्कर में अंततः बेटा हुआ क्या, किसी लोगों ने कहा कि हॉस्पिटलाइज हो जाइए, साइमन भी आने में टाइम है। वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनके ऊपर मेडिकल एपेरेटस लगाए गए। लेकिन थोड़ी देर बाद 10-20-25 मिनट के बाद नीचे से आवाज़ आने लगी, लाला साहब जिंदाबाद, लाला साहब जिंदाबाद। उनको एहसास हो गया, उनको ये फील हुआ कि साइमन आ चुका है। और साइमन वास्तव में आ गया था। और भारतीय जनता ने लाला साहब ने, सोचिए, मेडिकल एपेरेटस, ये देश प्रेम देखिए, मेडिकल एपेरेटस को 1 मिनट में नोच के फेंक दिया। उन्होंने कहा मेरा देश प्रेम सबसे बड़ा है, ये छोटा है मेरे लिए। और जैसे ही ऐसा किसी एक विद्वान ने लिखा है कि जैसे वो अपने मेडिकल चेयर बेड से नीचे उतरे, उनका पैर स्लिप कर गया और 2-4 सीढ़ी नीचे स्लिप किए। इतने में भारतीय जनमानस ने उनको अपने कंधे पे बैठा लिया और बैठा के जैसे वो भीड़ में गए, लाखों भारतीयों का हृदय उत्सुक हो गया और सबके मुख से की आवाज़, लाला साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही नारे लग रहे थे। इतने में लाखों की संख्या भीड़ थी, एक तो उनकी तबीयत भी खराब थी। और उसी भीड़ में अंग्रेज ने बस समझ गए कि बस इसी को मार दो, बाकी सब भग जाएंगे। अंततः 1000 के 1000 लाठी लाला साहब के दाहिने कनपटी पे गिरी। और सोचिए 1000 लाठी किसी कनपटी पे गिरी, हालात क्या होंगे। और ये बात देख के लाला कि नाक मुख हर जगह से खून निकल रहे थे, ये देख के बड़ा लग रहा था। लेकिन लाला बार बार भारत माँ की जयकार करते थे और उन्होंने कहा
अंग्रेजों से उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपने लाला को मारा है तो लाला को नहीं मारा है, एक एक भारतीय बच्चा लाला का बदला लेगा, एक एक सपूत लेगा, एक एक वीरांगनाएं लेंगी, लाला का मौत ऐसे नहीं होगा। अंततः उन्होंने कहा भी था, मेरे ऊपर पड़ी कि लाठियों की चोट ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये सुनो क्यों कहा था कि आपने लाला को नहीं मारा, इस देश का एक एक देश को अगर आपने देश पर अत्याचार किया है और कोई बात नहीं, जीवन का अंत ठीक है, लेकिन एक एक बच्चा आपसे बदला लेगा। उसके बाद ये कमेटी जो आई, उसके बाद इसका रिपोर्ट 1927-28 में आया, लेकिन फाइनल जो रिपोर्ट आई इसकी 1930 में आई। कुल मिलाकर के इनकी तरफ से कहा गया अब इस पे जो चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, वो राउंड टेबल में होगा, लंदन में होगा, क्योंकि लंदन इनका घर था, ठीक है। इस चक्कर में इन्होंने कहा जो भी होगी वहाँ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि साइमन कमीशन की अधिकांश सिफारिशें 1935 भारत सरकार अधिनियम में भी शामिल की गई हैं, ठीक है। तो आज के साइमन कमीशन था, ठीक है। आप बढ़िया से ऐसे पढ़ा करो और हम आपको आप तक चीज़ें पहुंचाया करेंगे, ठीक है। और मैं कौटिल्य एकेडमी लखनऊ शाखा में हिस्ट्री फैकल्टी हूँ, डॉक्टर AMR त्रिपाठी मेरा नाम है, ठीक है। और आपका मोस्ट वेलकम है, कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कुछ पूछना हो, कभी भी आना हो तो मोस्ट वेलकम है आपका। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बातें आज की समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।